इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा का ये वो वीडियो है जब आप लोगों को सिलेक्शन लेटर रिसीव हो जाएगा। इस वीडियो में हम वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जब आपको सिलेक्शन लेटर रिसीव हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है, आगे आपने क्या करना है। क्योंकि उसके बाद जो मेन क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो ये है कि सिलेक्शन लेटर तो रिसीव हो गया है, अब हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इसको अप्लाई कैसे करना है, मेडिकल कैसे देना है, पीसीसी कैसे करना है, इसके अलावा आईएसएच जो हमारा हेल्थ सरचार्ज है वो कब पे करनी है, अपॉइंटमेंट बुक का क्या प्रोसेस है, इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई किस हिसाब से करना है। यही सारे सवाल को इस वीडियो में हम कवर करेंगे जिसमें हम सारी चीजें ही डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आपको इस वीडियो के थ्रू A to Z चीजें क्लियर होगा। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कंसल्टेंट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, थोड़ा सा आप खुद रिसर्च करते हो और इस वीडियो के जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हो तो आप खुद अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अब हमें सिलेक्शन लेटर रिसीव हुआ है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। यस, आपका पासपोर्ट सबसे पहले हमें चाहिए है। उस पासपोर्ट में कम से कम उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी तो हो। अगर आपका अगले 1 साल में भी एक्सपायर हो रहा है तो आप अपना जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवा लो, क्योंकि ये जो वीजा है वो 2 ईयर का है। आपका 2 ईयर का वीजा स्टैंप होके आना है। ऐसे में अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर भी होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करवा लो। अब आप में से बहुत सारों का ये सवाल हो सकता है कि बैलूट के टाइम पे तो हमने दूसरा पासपोर्ट दिया है, अब हम उसको रिन्यू करवाएंगे तो दूसरा पासपोर्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आपके जो न्यू पासपोर्ट होता है उसमें भी पुराने पासपोर्ट का नंबर लिखा होता है। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है पुराने वाला और जो नए वाला, आपने उन दोनों को ही स्कैन करके आपने मर्ज करके एक पीडीएफ बना के अपलोड करना है जिसमें आपके दोनों ही पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन लिखा होता है। ऐसे आप अपने दोनों ही पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हो। सेकेंड चीज, इसके अलावा अगर आपके कोई भी ट्रैवल स्टैम्प से, वीजा स्टैम्प से पासपोर्ट में, आपने उन सबको भी स्कैन करना है और अपलोड करना है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है सिलेक्शन इनविटेशन लेटर। जो भी आपको इनविटेशन लेटर मिला हुआ है जिसमें आपको ये बोला गया कि दैट यू आर सक्सेसफुली इनवाइटेड टू दिस वीजा स्कीम, आपने वो लेटर यहाँ पर अटैच करना है। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। देखो, जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपकी सारी ही इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा। सारी जो भी आपने अब तक ऑनलाइन फिल किया हुआ है वो सारा आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक चेकलिस्ट और जनरेट होगा, तो वो चेकलिस्ट भी मैंडेटरी है। आपने अपना वो चेकलिस्ट जो है उसमें कुछ टिक मार्क करना होता है। आपने आपकी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वहां पर आई होती है उसमें आपने टिक मारना है। इसके अलावा अगर आपने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी उसमें लगाई है उसको भी आपने पेन से लिख के, उसमें ब्लैक पेन से आप कैपिटल लेटर में लिखो और उसको वहां टिक करके आपने उसको स्कैन करके अगर आप अपलोड कर रहे हो तो अपलोड कर दो। अगर आप वीएफएस ऑफिस लेके जाओगे तो आपने वो चीज फिल करके लेके जाना है। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ फंड्स, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट्स और एक बैंक की तरफ से लेटर शो करना है, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें शो करना है। उसमें मिनिमम जो आपका अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट 2530 होने चाहिए, जो कि इंडियन रुपीस में आपके 2,70,80,000 के नियर बनता है। बट आई रिकमेंड आप कम से कम 3 लाख मेंटेन करके रखो। सिर्फ 28 दिन पुराने चाहिए गाइस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप कहीं से भी अरेंज करके अपने अकाउंट में 28 दिन उसको रखो और 29वें दिन उसकी स्टेटमेंट निकालो और वो आप अटैच कर सकते हो। और इसके अलावा बैंक लेटर में क्या लिखवाना है? बैंक लेटर में आपने लिखवाना है कि ये जो एप्लीकेंट है इसका ये अकाउंट है और इस अकाउंट में 28 दिन पुराने इतने फंड्स हैं और ये जो फंड्स है वो एप्लीकेंट कभी भी यूज कर सकता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये जो लेटर है आपने वो बैंक के लेटर हेड में निकलवाना है जिसमें बैंक का एड्रेस भी हो नीचे और ऊपर लेटर हेड में पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन हो। सेकंड चीज, बैंक का एक स्टैंप हो उसमें और जो भी बैंक मैनेजर उसके सिग्नेचर हो। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसमें डेट भी प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए कि इतने पुराने फंड्स हैं, यानी कि अगर आज आप फंड्स निकलवा रहे हो तो आज से 28 दिन पुराने वाला डेट भी उसमें मेंशन होनी चाहिए और आज की डेट भी मेंशन होनी चाहिए उसमें जो बैंक लेटर आपने निकलवाया है। आई होप आपको प्रूफ ऑफ फंड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और जो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स में बैंक स्टेटमेंट आपने शो करने हैं वो आपके नाम से होनी चाहिए, किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए गाइज। इसमें जैसे इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आप फैमिली मेंबर्स के यूज कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने नाम पे ही फंड शो करने हैं, चाहे आप काम करते हो चाहे आप काम नहीं करते हो, बट स्टिल आप ही के अकाउंट में ही वो फंड शो करने हैं। कोई भी मदर, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, किसी के भी अकाउंट में आपने शो नहीं करना है। इस चीज को आपने ध्यान देना है। इसके अलावा एक पॉइंट और मिस हो गया जो फंड के रिगार्डिंग है, दैट इज कि जो भी आपके अमाउंट हो वो रिकॉग्नाइज्ड बैंक में हो।
ऐसा नहीं है कि आपने कोई पोस्ट ऑफिस में फंड रखे हुए हैं, या ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी ऐसे लोकल बैंक में रखा हुआ है। वो रिकॉग्नाइज्ड बैंक होना चाहिए गाइस, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आपने फंड तो अरेंज करना ही है ना, आपने फंड्स रखने ही 28 दिन के लिए, तो आप ऐसे बैंक में रखो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक हो। इससे जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका लगने वाला है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने 10th ऑनवर्ड डॉक्यूमेंट्स लगानी है, जिसमें आपका 10th आएगा, 12th आएगा और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आएगी। अगर ग्रेजुएशन से ज्यादा आपने मास्टर्स कर रखी है तो आपकी वो डॉक्यूमेंट्स भी लग जाएंगे, बट आपने जो डॉक्यूमेंट स्टार्ट करनी है वो 10th से करनी है। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है बट अभी आपके पास प्रॉपर उसकी डिग्री नहीं आ रखी है, तब आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एंड से एक रिटर्न में कंफर्मेशन लिखवानी है कि आपकी जो स्टडीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने फुलफिल कर ली है और अभी आपकी डिग्री नहीं आई है, इसलिए वो आपको एक रिटर्न कंफर्मेशन देंगे, तो आप वो लगा सकते हो उसकी जगह। देखो अगला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज पीसीसी, जिसकी फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये आपको कैसे लेना है? देखो पीसीसी लेने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से अप्लाई करो, सेकंड चीज आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके वहां से भी अपना पीसीसी ले सकते हो। पासपोर्ट सेवा केंद्र से अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके आराम से अप्लाई कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस भी नहीं है, आराम से कुछ स्टेप्स है, आपने जस्ट वो कंप्लीट किया और आप जो है वो अपनी पीसीसी अप्लाई कर सकते हो खुद से। की जो फीस रहती है वो 500 ही रहती है पीसीसी अप्लाई करने के पासपोर्ट सेवा केंद्र से। इसके अलावा लोकल पुलिस से अगर आप करवाते हो तो वो अपने अलग अलग पुलिस स्टेशन का अलग अलग चार्जेस होते हैं, उस हिसाब से आपसे ले लेंगे। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानो तो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो काफी ऑफिशियल माना जाता है। जो लोकल पुलिस स्टेशन से समटाइम्स लोग कह के भी निकलवा देते हैं, बट ऐसा पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले में नहीं होता। बाकी एक्सेप्टेबल दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि लोकल पुलिस स्टेशन से आपने निकलवाया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अगली डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल। यूके में जो मेडिकल लगता है वो टीबी टेस्ट का लगता है, वो भी अप्रूव्ड क्लिनिक से ही होने चाहिए जो यूके के वेबसाइट में दिए गए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आप देख सकते हो। जो भी आपका नियर बाय पड़ता है आपने उस पर बुक करना है, आपने सिंपली कॉल करना है उनको, और कॉल करके आपने ये बोलना है कि मैं यूके का इस वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे मेडिकल देनी है, तो इसकी डेट्स किस हिसाब से है और किस हिसाब से एक्सपेंस है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। सिंपल बस आपको कॉल करना है उनको, कुछ भी ऐसे एडिशनल नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा उससे पहले, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने सिंपल कॉल किया, देन आपने अपना मेडिकल बुक किया और आप मेडिकल दोगे। जब आप मेडिकल दोगे आपको वो एक रेसिप्ट देंगे, उसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी जाएगी और उसमें आपकी एक फोटो भी होती है, तो वो वाला जो मेडिकल है वो आपने अपने एप्लीकेशन में आगे सबमिट करना है। इसके अलावा आपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवानी है। यूकेवीआई की जो रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट फोटोग्राफ की, वो आप देख लेना, इसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, सो दैट आप वहां जाके सिंपल से चेक कर सकते हो कि क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका जाएगा वीजा फी पेमेंट रिसिप्ट। जो भी आपकी इसके वीजा की फीस दी है आपने, जो कि 298 पाउंड है, उसके रिसिप्ट आपने इसमें अपलोड करना है या फिर अपने साथ वीएफएस ऑफिस में ले जाना है। देखो इसमें मैं आपको दो चीजें इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपलोड कर सकते हो या वीएफएस ऑफिस ले जा सकते हो, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है। देखो या तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आप सिर्फ वहां पर बायोमेट्रिक के लिए चले जाओ, या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, हेल्थ सरचार्ज पे करना है, एप्लीकेशन फीस पे किया, अपॉइंटमेंट लिया और आप वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए। वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन होगा, उसको कुछ एडिशनल चार्ज करेंगे जो कि 1000-1500 के बीच में होगा। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक भी हो जाएगा अपॉइंट वाले दिन। वहां पर कोई इंटरव्यू नहीं होना गाइस, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेना कि कोई इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू होगा वो बाद में आपको कॉल किया जाएगा या फिर उनकी तरफ से मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ जिस दिन वीजा अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपका कोई भी कुछ भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। तो इसमें बेटर ऑप्शन आपके लिए ये है, क्योंकि देखो आप खुद एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो ये इट्स बेटर कि आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपने साथ वीएफएस सेंटर ले जाओ। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा वहां पर आप उनको 1000-1500 देके अपने डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करवा के अपलोड करवाओ, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपका कोई भी टेंशन नहीं रहने वाला है कि हाँ भाई पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए कि नहीं हुए सही तरीके से, क्योंकि आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक किया और आप वहां चले गए डॉक्यूमेंट्स लेके, बाकी सारा वो स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। तो वो वाला ऑप्शन आपके लिए बेटर है, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप उसी ऑप्शन के साथ जाओ, खुद अपलोड करने वाला पंगा आप मत लो। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट होती है वो हमारी हेल्थ सरचार्ज होती है। जो हेल्थ सरचार्ज की जो पेमेंट है वो पाउंड 1552 है, जो कि इंडियन रुपीज में आपके 1,70,80,000 के नियर जाएगा। ये जो अमाउंट है वो आपको एडवांस में पे करनी होती है, फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज आपको मैं बता दूं, अगर आपका वीजा इन फ्यूचर रिफ्यूज हो जाता है तो ये कम्प्लीटली आपका रिफंडेबल है, 1 रुपया भी आपका नहीं कटेगा। इस चीज को आपने याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर आप चूज करते हो डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड करने का,
तो आपने किन चीज़ों का ध्यान देना है, देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपरली स्कैन करना है, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में करना है, एक्सेप्ट फोटोग्राफ के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपने उनको पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। उसके बाद आपने कुछ भी जो डॉक्यूमेंट रख रहे हो, यानी कि अगर आप टीवी टेस्ट रख रहे हो यानी कि मेडिकल रख रहे हो, तो आप उसको लिखो मेडिकल टीवी टेस्ट .pdf, इस तरह के आप उनके नेम लेबल करो। उसके बाद आपने उनको अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आपने डबल चेक जरूर करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 2 से 3 बार चेक कर लो डॉक्यूमेंट्स की सब सही है कि नहीं है, सब सिमेट्रिकली अरेंज है कि नहीं है। कुछ भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में है, कोई भी आपके नेटिव लैंग्वेज में है, तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है, देन उसको अटेस्टेशन करवा के दोनों ही आपके जो नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का और जो आपने अटेस्टेशन करवाया है इसको ट्रांसलेट करके उन दोनों को ही आपने कंबाइन करके अपने अपलोड करना है। अब इसके अलावा अब सारे ही डॉक्यूमेंट्स हमें पता चल गए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अरेंज करना है, सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास अरेंज हो गए। अब नेक्स्ट आपका स्टेप है अप्लाई करने का। आपके जो वेबसाइट में दिया हुआ अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद जो भी स्टेप्स आ रहे हैं आपने उन स्टेप्स को धीरे धीरे करके फिल करते रहो। आपको सब समझ आता रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा आप हमारे पास आओ, आप हमें क्वेरी बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आपसे सारी चीजें आपके जो रिलेटेड है वही चीजें पूछी जाएंगी, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, तो आपको वैसे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। कोई भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, आप पहले एक डमी से स्टार्ट करो, डमी फाइल बना लो। उसके बाद उसमें देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपनी एक्चुअल फाइल बना लो, वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप उस चीज को फिल करोगे फिर आप एक रिव्यू पेज पे चले जाओगे जहां पर वो सारी ही इन्फॉर्मेशन एक पेज में आपको नजर आएगा। वहां पर अगर आपको लग रहा है कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल किया है या फिर कुछ भी ऐसी है जो ऑल्टर करने वाली चीज है, तो उसको आप ऑल्टर कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जस्ट सिंपल सा एडिट बटन पे क्लिक करके आपने उसको एडिट करना है, आप कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप फाइल सबमिट करोगे। जब आप सबमिट करोगे तो सबसे पहले आपका फीस पे होगा। जैसे ही आप फीस पे करोगे आपसे ISS पे करने के लिए बोला जाएगा। ISS आप जैसे ही पे करते हो उसके बाद आपका जो VFS के जो अपॉइंटमेंट वाला पेज है आपका वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और आपकी जो ईमेल आईडी है उसको और रेफरेंस नंबर को आप इन दोनों को ही वहां पर पुट करके आपकी उसमें लॉगिन्स बन जाएंगी। वहां जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद आप वहां पर कुछ अगर आपने कुछ सर्विसेज उठानी है जैसे प्रीमियम सर्विस, SMS सर्विस वो आपने उठानी है तो आप वो वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपने एक वहां पर एड्रेस डालनी होती है गाइस, जिसमें आपका पासपोर्ट कुरियर होगा, वो आपने एड्रेस डाल दी, आपने सर्विसेज पिक कर लिया। उसके बाद आप जो है वो अपॉइंटमेंट्स देख सकते हो। वहां पर 2 तरह के अपॉइंटमेंट्स होंगे, एक प्रीमियम अपॉइंटमेंट्स होंगी, एक आपका स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट्स होंगी। प्रीमियम में चार्जेस लगते हैं, अगर स्टैंडर्ड अगर आप लेते हो उसमें कोई चार्जेस नहीं होती है, तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम करना चाहते हो प्रीमियम, स्टैंडर्ड करना चाहते हो स्टैंडर्ड। इसके बाद आपने वो अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी है। जैसे ही आप वो कंफर्म करते हो आपकी ईमेल आईडी में ऑटोमेटिकली आपका वो कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट जो है वो मेल आ जाएगा। सो वही मेल के साथ और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के अपने VFS ऑफिस जाना है। VFS ऑफिस जाओगे, डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे, आपका पासपोर्ट वो रख लेंगे। उसके बाद आपको वीजा का डिसीजन का वेट करना है। जैसे ही आपका वीजा का डिसीजन आएगा आपका पासपोर्ट कुरियर होके आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे मेल पे आपको पता चल जाएगा। मेल देखो 2 तरह की आती है, अगर उन्होंने बोला कि डिस्पैच हो गया इट मीन्स कि आपका अप्रूव होके निकला है। अगर वैसे ही आपका मेल आ जाता है PDF में इट मीन्स कि आपका रिफ्यूज हुआ है, वो भी आपको तभी पता चल जाएगा कि आपका अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज हुआ है। थी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सिलेक्शन के बाद से लेकर वीजा आने तक का सारा ही स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में सारी ही क्लियर कर दी। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर है बट बहुत ही टू दी पॉइंट इसमें चीजें बताई गई हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखो, बार बार देखो, ताकि आपसे कुछ भी चीज मिस ना हो। मेरा मेन यही कंसर्न है गाइस कि आप अपनी फाइल खुद अप्लाई करो। जब खुद फाइल अप्लाई करते हो चीजें आपके एंड से होती है, आप बार बार उस चीज को देखते हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी लगी होती है, पेमेंट आपका लगा होता है। किसी एजेंट के थ्रू लगाओगे वो उतनी बारीकी से फाइल नहीं करेगा जितना आप खुद करोगे। आपको हेल्प की जरूरत है वहां पर हम अवेलेबल है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हम आपकी हेल्प करें। दैट्स इट गाइस, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की सिलेक्शन लेटर रिसीव होने के बाद वीजा आने तक का सारा प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, चीजें आपसे क्लियर हुई होगी, आपको चीजें समझ आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर आप इंस्टाग्राम पेज में आप हमसे कनेक्ट करो। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें सो दैट उनको भी सारी चीजें क्लियर हो।
इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें सो दैट आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। गुड लक with your application. See you in the next video.